हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे मुंशी प्रेमचंद की फेमस स्टोरी अनाथ लड़की। यह कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए ये 2 भागों में आएगी। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला भाग। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी होंगी। मदरसे के एक अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। सेठ जी के स्वभाव में बड़ी करुणा थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उस भोली सी प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को भी पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुनकर उस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि काश मेरा बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ जी ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचे। मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफ़ों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया ज़रा दबाने से चूं चूं करने लगती और रोहिणी यह प्यारा गीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उसमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़ियाँ उसने कभी देखी भी ना होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लेते हुए आई। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी। उसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो ज़रा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और ज़िंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक्कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज़ यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उनके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने यहाँ आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की ख़ास चीज़ है। रुक्मणी अब इस सोच में पड़ी थी, मैं इनकी क्या खातिर तवाज़ो करूं? उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएँ अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा? लेकिन आज जब वह दिन आ गया तो वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मोड़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी तरह रोक ना सकी।
आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगीं तो उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी अब मैं जाता हूँ, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ ना हो, मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊँगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फ़िक्र मत करना, मैंने उसका वजीफ़ा भी बांध दिया है और ये उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुकमणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सजदज आंखों में खूबी जाती थी। उस तानिया ने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती और ललचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की न रही जो दूसरे की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से शेषवोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी ज़बान एक दम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेज़ी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। एक महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियाँ एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़तीं। लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी अब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने ज़रूर आते थे और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीने का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक ख़ास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाहरी सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक, गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी जो ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी।